Hello students, welcome to my YouTube channel. This is Vishal Samania, PGT Political Science, and the today's topic is United Nations. This is our first lecture. So हम सीधा NCERT पे चलते हैं, चैप्टर नंबर 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्लास 12th। तो बेसिकली एक सबसे बड़ा क्वेश्चन सामने आता है कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई जाती है, वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि जब हम एक कंट्री में होते हैं तो अगर एक कंट्री में दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है, कोई विवाद होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए पुलिस है, कोर्ट है और उसके साथ साथ हमारा गवर्नमेंट सिस्टम है। पर अगर इंटरनेशनल एरिना में जहाँ पर कोई भी सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है, इंटरनेशनल एरिना में अनार्की है, ठीक है, यानी कि कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है। इस सिचुएशन में क्या होता है, इंटरनेशनल एरिना में जो बड़ी कंट्री हैं वो छोटी कंट्रीज़ के ऊपर डोमिनेट करने लगती हैं, या फिर ये छोटी कंट्रीज़ मिल करके किसी बड़ी कंट्री की चमची बन जाती हैं और फिर ये एक ग्रुप पॉलिटिक्स करती हैं और इससे कि वॉर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक इंटरनेशनल सिचुएशन में जहाँ पर कोई भी ऐसा एक्टर नहीं है जो हमारी लड़ाई को सुलझा सके, जहाँ पर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सके, पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन कर सके, इसलिए हमें एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ती है जो हमारे इंटरनेशनल इश्यूज़ को रिजॉल्व करती है। ठीक है, तो अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत क्यों है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ये सवाल भी आ जाता है अक्सर कि वाई डू वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनाइटेड नेशंस। सो अब हम देखेंगे कि हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्यों है। तो उसमें सबसे पहले आप लिख सकते हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करती हैं ये। दूसरा, ये जितने भी ग्लोबल चैलेंजेस हैं, ग्लोबल चैलेंजेस जो पूरे दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है, जैसे क्लाइमेट चेंज, ठीक है, जैसे टेररिज्म, जैसे डिजीज लाइक कोरोना, लाइक HIV, ठीक है, जैसे डिजास्टर्स, जो डिजास्टर आते रहते हैं दुनिया में। तो ऐसी ग्लोबल चैलेंजेस से कलेक्टिवली हम इनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो ये इसमें हेल्प हमारी करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मैं एक एग्जांपल जैसा देता हूँ, जैसे WHO है, वो आज एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरी दुनिया में कोरोना के खिलाफ लड़ने में सबकी मदद कर रहा है। उसके बाद तो ये उसकी सेकंड नीड हो गई। उसके बाद हम थर्ड देखते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैन हेल्प टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज। ये ऐसे इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज प्रोड्यूस करती हैं जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व होने में, कोऑपरेशन करने में आपस में आसानी होती है। इसी के साथ साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा मैकेनिज्म तैयार करती हैं, इट कैन प्रोवाइड मैकेनिज्म, रूल्स एंड ब्यूरोक्रेसी। जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपने एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो ये बताती है, उसका एक मैकेनिज्म है जिसमें उसके ऑर्गन्स है, सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, जनरल असेंबली हो गई, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, ये उसका मैकेनिज्म है। उसके अंदर उसकी ब्यूरोक्रेसी काम करती है और इससे क्या होता है, हेल्प होती है सभी मेंबर्स को अपने इश्यूज को रिजॉल्व करने में। और लास्ट पॉइंट है बैलेंसिंग US हेजेमनी। हेजेमनी का मतलब होता है डोमिनेंस इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ कल्चर और इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री। तो US का डोमिनेंस है पूरी दुनिया में इन तीनों चीज़ों को लेकर के, चाहे वो इकोनॉमिक डोमिनेंस हो, कल्चरल हो या फिर मिलिट्री हो। इस सिचुएशन में हमें समझना है कि एक बड़ा देश कहीं पर भी दुनिया में अपनी दादागिरी दिखा सकता है। तो उस दादागिरी को बैलेंस करने के लिए, उसके डोमिनेंस को बैलेंस करने के लिए हमें एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जो ये उस पर एक लगाम लगाएगी कि आप हो सकते हो, आप बहुत पावरफुल कंट्री हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मनमानी करोगे। ठीक है, तो इन 3-4 पॉइंट से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं कि हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना है, कैसे इवॉल्व हुआ है। ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। फर्स्ट हम ये देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलती है 1914 टू 1918। तो 1914 टू 1918 के बाद जब वॉर हो जाती है यूरोप के कुछ कंट्रीज़ के बीच में, और फिर ये देखने में पाता है कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है,
तो जो वर्ल्ड के बड़े लीडर्स होते हैं, बड़ी कंट्रीज के लीडर्स होते हैं, वो सोचते हैं कि एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो हमारे इन इश्यूज को रिजॉल्व कर सके। हम इन सारे इश्यूज को बैठ करके बातचीत करके भी तो रिजॉल्व कर सकते थे। इसलिए वो 1920 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, लीग ऑफ नेशंस। पर ये ऑर्गेनाइजेशन कामयाब नहीं हो पाती है, ये फेल हो जाती है। ये फेल हो जाती है, इसका एक बड़ा कारण था, इट कुड नॉट प्रिवेंट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने में नाकाम रहती है, जिसकी वजह से ये फेल हो जाती है। अब उसके बाद क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाती है 1939 टू 1945, और उसके बाद हम देखते हैं कि 1945 में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसे हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये 25 अक्टूबर 1945 को बनती है, ये डेट आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। 1939 टू 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है, और उसके बाद फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एंड ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल ये मिलके बात करते हैं, बैठते हैं। ये यूएस के प्रेसिडेंट होते हैं, ये मिलकर के बात करते हैं, बैठते हैं और सिचुएशन को समझते हैं कि अब हमें बिल्कुल एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जो हमारे इन बड़े इश्यूज को रिजॉल्व करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से यूनाइटेड नेशन का इवोल्यूशन होता है। अब इसे हम वर्ड्स में देख लेते हैं। जब ये क्वेश्चन आता है तो उसे आपको आंसर कैसे करना है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन बनती है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन फेल हो जाती है, देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनती है, जिसे हम शॉर्ट में यूएनओ भी बोलते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि ऐसे वर्ड्स में कैसे समझे हम उसका इवोल्यूशन यूएन का। द यूएन वॉज फाउंडेड एज अ सक्सेसर टू द लीग ऑफ नेशन। तो दिस लाइन ये आपको हमेशा याद रहनी है, ये एक सक्सेसर है। लीग ऑफ नेशन फेल हो गया बट उसके सक्सेसर के रूप में यूनाइटेड नेशन बना है, ठीक है। इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1945 इमीडिएटली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एंड तीसरा पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, द ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेट अप थ्रू द साइनिंग द यूनाइटेड नेशन चार्टर। इस चार्टर पे 51 स्टेट्स ने साइन किए थे और इंडिया वॉज फाउंडर मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो जब भी अगर ये क्वेश्चन आता है कि इंडिया ने यूनाइटेड नेशन के चार्टर पे कब साइन किए, तो आप 1945 ही बताएंगे, ठीक है। तो 51 स्टेट्स ने यूनाइटेड नेशन के चार्टर पे साइन किए और 24 अक्टूबर 1945 को ये एस्टेब्लिश हो गया। द हेडक्वार्टर ऑफ द यूएन इज एट न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बनाई हुई है इसकी। अब हम बात कर लेते हैं, द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल इज एंटोनियो गुतरेस। प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतरेस, ये पोर्चुगल है। ही इज सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन, ठीक है। ये 9th सेक्रेटरी जनरल है, आपको इनका नाम याद रखना है। ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आ सकता है 1 मार्कर में, ठीक है। 1 मार्कर में फिल इन द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हमारे 20 मार्क्स जो है वो 1 मार्कर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 9th सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतरेस। अभी प्रेजेंट में ये सेक्रेटरी जनरल है 1 जनवरी 2017 से, और ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पोर्चुगल के, और यूएन हाई कमीशन ऑफ रिफ्यूजी काउंसिल में भी ये थे। तो इनकी एक अच्छी हिस्ट्री रही है, अच्छा बैकग्राउंड रहा है। तो आप इसमें 3 चीजें याद करेंगे। एंटोनियो गुतरेस प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल है, दूसरा ये 9th सेक्रेटरी जनरल है, और तीसरी कि इन्होंने जो ये अपने पद पे आए हैं वो 1 जनवरी 2017 से आए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम आते हैं यूनाइटेड नेशंस के लोगो पर। तो ये लोगो क्या कहता है? ये लोगो कहता है, दिस इज यूनाइटेड नेशंस लोगो। द एम्बलम हैज अ वर्ल्ड मैप। इसमें वर्ल्ड मैप दिखाया हुआ है। वर्ल्ड मैप के साथ में ऑलिव ब्रांचेस दी हुई हैं। ये ऑलिव ब्रांचेस सिग्निफाइंग करती हैं वर्ल्ड पीस को, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो। ये जो ऑलिव ब्रांचेस हैं वो वर्ल्ड पीस को सिग्निफाई कर रही हैं, और जो एम्बलम है वो वर्ल्ड मैप को दिखा रहा है। तो बेसिकली इस पे क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर का मैप, जो हम कार्टून वाला क्वेश्चन देखते हैं उसमें हम इस फ्लैग को भी देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशन के इस लोगो को भी देख सकते हैं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये लोगो किस चीज का किसका है। पहला इससे रिलेटेड बातें पूछी जा सकती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन इससे रिलेटेड है वो कब इस्टेब्लिश हुई है, और ये लोगो क्या इसका सिग्निफिकेंस है, तो एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं कि यूएन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो जैसे कि हमने नीड ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी है पहले, हम वो वाला आंसर भी इसमें लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी बता सकते हैं
कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन क्या हैं, यूएन के क्या उद्देश्य हैं, वो क्यों बना है। तो यूएन के जो पर्टिकुलरली ऑब्जेक्टिव्स हैं, द यूएन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फैसिलिटेट कोऑपरेशन अमंग स्टेट। सबसे पहला उसका ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी तरीके से इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट किया जाए, रोका जाए। उसके साथ साथ फैसिलिटेट किया जाए कोऑपरेशन को स्टेट्स के बीच में, कि वो लड़ाई ना करें, उनके बीच में कोऑपरेशन हो, वो एक बीच का रास्ता निकालें और अपने मुद्दों को सॉल्व कर लें। उसके बाद यूनाइटेड नेशन चाहता है, इट वॉज फाउंडेड दैट द होप दैट इट वुड एक्ट टू स्टॉप द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट। सबसे पहली उसकी होप है कि वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म करना चाहता है स्टेट्स के बीच में, और एस्केलेट इनटू वॉर, कि वो कहीं वॉर की तरफ ना चले जाएं। पर अगर वॉर होती है तो लिमिट टू द एक्सटेंड ऑफ द हॉस्टिलिटीज, वो इतनी ज्यादा अपोजिशन में ना चली जाए, किसी की नफरत ना करने लगे लोग एक दूसरे से। अगर वॉर होती भी है तो वो बहुत कम दर्जे की हो, वो ये कहना चाहते हैं। तो ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव थे। आज का लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू वेरी मच। पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक का बटन दबाएं, कमेंट्स भी कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स, यूएन के बारे में हमने इंट्रोडक्शन समझ लिया है। अब हम देखेंगे कि उसके क्या ऑर्गन्स हैं, उसकी कौन सी एजेंसीज हैं, और उसके बाद हम देखेंगे सिक्योरिटी काउंसिल्स कैसे काम करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स और एजेंसीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।